बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का जो सोशल साइंस सैंपल क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन के साथ में। और बच्चों एक एक प्रश्न को आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो एक तरफ यह है आपका ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर और एक तरफ है आपकी यहाँ पे मार्किंग स्कीम। तो दोनों ही मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। जैसा कि आपका बच्चों पेपर का पैटर्न है आपका कुछ इस तरह से कि टाइमिंग है आपकी 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 40। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ प्रश्न होंगे आपके 13। तो खंड का में आपके 5 प्रश्न होंगे 2 अंक के, खंड खा में आपके 3 प्रश्न होंगे 3 अंक के, खंड ग में आपके 2 प्रश्न होंगे 5 अंक के, और खंड घ में आपके 11 एवं 12 ये आपके शोध आधारित होंगे, और खंड जो लास्ट है इसमें आपके मानचित्र बेस्ड प्रश्न होंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे एक इतिहास और भूगोल के बारे में आपके 2 होंगे मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहला देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 2 मार्क्स का, ठीक है। 2 मार्क्स का सबसे पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साय की संधि में ही वो दिए गए थे। अर्थात देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो वर्साय की संधि के बीज थे वो इसी में वो दिए गए थे। तो आपको इस पर टिप्पणी करनी है, यानी कि आपको समझाना है क्या है ये। तो देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये आंसर लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद वर्साय की संधि में हुई शांति की शर्तें जर्मनी के लिए काफी अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने बहुत सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 30% भूभाग और 75% लोहा भंडार और 26% कोयला भंडार मित्र राष्ट्रों के हवाले करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उस पर 6 अरब पौंड का जुर्माना भी लगाया गया। इन संधि शर्तों ने ही हिटलर जैसे तानाशाहों को बनने का मौका दिया। इससे हम यह कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज वर्साय की संधि में ही बो दिए गए थे, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसकी जो बीज थे, उसका जो नींव पड़ी थी वो कहां थी? वर्साय की संधि के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत में गरीबी के जो कारण है ये आपको समझाने। तो भारत में गरीबी के कारण क्या है? सबसे पहला है कि जनसंख्या यहाँ पे अधिक है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं है, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, यानी कि लोग जो वो बिजनेस करना नहीं जानते, सिर्फ एक मजदूरी करना जानते, लेबरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। फोर्थ है कि औपनिवेशिक सरकार की नीतियां, यानी कि भारत अभी आजाद हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ नीतियां ऐसी हैं जो अंग्रेजों ने बनाई थी और उस समय के अनुसार वो ठीक थी, लेकिन अभी उनका बदला जाना जरूरी है। तो भारत में जनसंख्या की अधिकता, अशिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव और औपनिवेशिक सरकार की जो नीतियां थी, इसके कारण भारत का जो विकास है वो कम हो रहा है, और यहाँ पर जो गरीबी है वो कुछ इन्हीं कारणों की वजह से आई हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उन महत्वपूर्ण मानदंडों का वर्णन कीजिए जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। ऐसे कौन से मानदंड हैं जो किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं, यानी कि आपको बताना है लोकतांत्रिक चुनाव कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए मानदंड क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो है समान मताधिकार, यानी कि चाहे वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का हो उसे, और वो व्यक्ति जो 60 या 70 वर्ष का भी है उसे भी समान मताधिकार मिलना चाहिए, एवं जो गरीब लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उन्हें भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। सेकंड है चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, यानी कि जो चुनाव है उसमें बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। जितनी पार्टियां खड़ी हुई हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी 4 पार्टियां खड़ी हुई हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए जो है पार्टी काफी ताकतवर है, ठीक है, ये तानाशाही करके इनके जो कह सकते हैं कि जो चुनाव चिन्ह है उसे ईवीएम मशीन में आने ही ना दे, ठीक है, वहां तक पहुंचने ही ना दे। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि चुनाव में सभी के सामने विकल्प मौजूद होने चाहिए। नियमित अंतराल पर चुनाव, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर समय में, एवं जो एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं वो करवाए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। लोकतांत्रिक चुनाव के ये मानदंड है, समान मताधिकार देना चाहिए, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, नियमित अंतराल पर चुनाव हो जाने चाहिए, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने की भी मांग की गई है। इसके अलावा आप इसमें और भी अपनी तरफ से कोई पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन के आंसर से संबंधित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, उत्तर भारत में पूरब की अपेक्षा पश्चिम में वर्षा क्यों होती है? देखिए उत्तर भारत में पूरब की अपेक्षा पश्चिम में क्यों होती है? बात की जा रही है उत्तरी भारत की, लेकिन उसी में भी बता दिया गया पूरब की अपेक्षा पश्चिम में वर्षा क्यों कम होती है। तो देखते हैं क्यों कम होती है भाई। तो आंसर है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें क्रमशः पूरब से पश्चिम की ओर चढ़ती है,
ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं। इस क्रम में इन पवनों के द्वारा लाई गई जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, यानी कि जलवाष्प जो होता है वो धीरे 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 करके क्या होता है, कम होता चला जाता है पश्चिम की तरफ। अर्थात देश के उत्तरी भाग के पश्चिमी भागों में वर्षा पूर्वी इलाकों की अपेक्षा कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ईस्ट की तरह, ठीक है, पूरब की साइड में क्या होता है कि जलवाष्प जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिम की साइड बढ़ता जाता है जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, कम होते जाती है, इसीलिए यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो आपको समझ में आ गया कि दक्षिण पश्चिम में, सॉरी, जो उत्तर भारत है उसमें पूरब एवं पश्चिम में वर्षा का अंतर क्यों होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, रूसी समाज किस प्रकार समाजीकृत हुआ, अर्थात रूसी समाज जो था वो किस तरह से एक समाज बना, ये आपको समझाना है। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे समाज बना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। सेकंड, केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था को लागू किया गया। थर्ड, किसानों ने समय समय पर सामूहिक खेती करना शुरू कर दिया था, यानी कि रूसी समाज जो था वो किस तरह से क्या बन गया, एक प्रकार का समाजीकृत बना। कैसे बना? तो इस तरह से कि जब गृह युद्ध हो रहे थे तो उस दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है, नियोजन व्यवस्था को लागू कर दिया उन्होंने, किसानों को समय समय पर सामूहिक खेती के लिए सहायता दी जानी शुरू कर दी गई, ठीक है। तो इन्हीं सभी वजह से जो रूसी समाज था वो कैसा होने लगा, समाजीकृत होने लगा। अब देखिए सेक्शन बी, खंड खा। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, नासी समाज में महिलाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए, अथवा नासी शासनकाल के दौरान जनसंहार में मुख्य निशाने पर कौन था। एक तो महिलाओं की भूमिका और जनसंहार में निशाने पर कौन था, ये समझाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए आंसर आप 2 पॉइंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो कि क्या पूछा गया था यहाँ पे, भूमिका, महिलाओं की भूमिका। तो महिलाओं की भूमिका कुछ इस तरह से थी कि लड़कियों का फर्ज एक अच्छी माता बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना था। वहीं नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नासी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व इन्हीं महिलाओं को सौंपा गया था। थर्ड, उन्हें यह समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यानी कि व्यक्ति जो महिलाएं हैं उनका व्यक्तियों के समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, या फिर समाज यह जो है वो समाज को नष्ट कर देगा। और इसके अलावा भी आप चाहे तो कोई और भी अन्य पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे निशाने पर था वो कौन था? तो नासी संघर्ष में सबसे निशाने पे सबसे पहले यहूदी थे, उसके बाद जर्मनी में रहने वाले जिप्सी एवं एश्वेत थे, एंड देन जो लास्ट है शारीरिक और मानसिक रूप से जो अयोग्य व्यक्ति थे, ये नासी संघार के दौरान निशाने पर ज्यादा थे। तो ये 3 थे। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। एक तो जो महिलाएं थी इनकी क्या स्थिति रही थी, और जो यहूदी लोग थे, सॉरी, नासी संघार में कौन कौन से लोग निशाने पर थे, ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत के प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियों का हमें वर्णन करना है। कितना आसान सा प्रश्न, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला तो सरकार के प्रमुख होने के नाते कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता, कैबिनेट यानी कि मंत्री परिषद की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता करता है। सेकंड, विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करना, यानी कि आपको पता है मंत्री परिषद में क्या होता है, बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे कि रेलवे विभाग हो गया, जल विभाग हो गया, और भी बहुत सारे विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग, इन सभी के मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करता है। थर्ड है कि विभिन्न मंत्रियों को काम एवं वितरण एवं पुनर्वितरण, अर्थात जो मंत्री हैं उसके उन सभी मंत्रियों को काम देता है, उन्हीं कामों को जांच करता है, काम कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई है एक प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री क्या करता है कि देश स्तर पर देखता है कि उसे किस तरह के कानून बनाना है, किस तरह का कार्य करना है, ये सारी चीजें जो है वो प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों के अंतर्गत आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। अर्थात भारत जो है यहाँ पर निर्धनता रेखा का आकलन किस तरह से किया जा सकता है, ये चीजें आपको यहाँ पर समझानी है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर लिखेंगे आप इस तरह से कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है, यानी कि गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, हर 5 वर्ष में एक बार। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO इसके द्वारा करवाया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन, यानी कि निर्धनता रेखा जो है, पहले आपको ये बता दिया है क्या, उसके बाद इसका आकलन कैसे किया जाता है वो समझा देना है।
ठीक है, फिर लिखेंगे थर्ड पॉइंट में 2 पॉइंट, कैलोरी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए। बी है कि प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय की गणना के द्वारा 2011 और 12 की गणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं नगरीय क्षेत्रों में 1000 रुपए व्यक्ति प्रति माह होना चाहिए था, तो हम उसे गरीबी रेखा के आकलन में मतलब निर्धनता रेखा के अंतर्गत उसे रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, जिसमें आपको भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है ये चीजें यहाँ पे आपको समझा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए सेक्शन सी में आपके जो है 5 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों में ही आपको ऑप्शन भी देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला है, लोकसभा को संसद का लोअर हाउस क्यों कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है, लेकिन यह राज्यसभा अर्थात अपर हाउस से अधिक शक्तिशाली कैसे होता है? ठीक है, यानी कि लोकसभा को आप निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को आप ऊपरी सदन कहते हैं, लेकिन फिर भी लोकसभा जो है वो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली कैसे? आपको सिंपल सा आंसर ये लिख देना है, लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियां कैसे हैं ये समझाना है। आपके विचार में भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों? कारण बताइए। ठीक है, अथवा में दिया हुआ है, एक तो लोकसभा राज्यसभा से कैसे शक्तिशाली ये बताना है और भारतीय न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र क्यों है हमें ये समझाना है। तो चलिए समझाते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पहले लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में अंतिम फैसला दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, सदस्यों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है, अर्थात जब दोनों सदनों की बैठकें होती, मतभेद होता है तो अंतिम फैसला एक संयुक्त बैठक के द्वारा लिया जाता है। और ऐसे में जब लोकसभा के सदस्य आपको पता है कितने होते हैं 545 और राज्यसभा के होते हैं 250। ठीक है, तो क्या होता है जिसके सदस्य ज्यादा हो गए तो वोटिंग इसी को मिल जाएगी, तो क्या होगा कि लोकसभा के यहाँ पर जो विचार है उसको प्राथमिकता मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, पैसों के मामले में लोकसभा को अधिक अधिकार होता है, राज्यसभा इससे संबंधित कानून को खारिज नहीं कर सकती है और उसे पारित करने में अधिक से अधिक 14 दिन की देरी कर सकती है। अर्थात जो लोकसभा है वो क्या करती है, इसके पास पैसे से संबंधित जो विधेयक होते हैं, जो कानून होते हैं उसके बारे में शक्ति अधिक होती है। राज्यसभा जो है वो लोकसभा के द्वारा बनाए गए कानून को खारिज नहीं कर सकती है, और अगर ऐसा होता भी है तो धन विधेयक जो होता है उसे 14 दिन के अंतर्गत उसे क्या करना होता है, मंजूरी देनी पड़ती है, तब वो जाके राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। थर्ड होता है, राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में संशोधन का सुझाव दे सकती है, परंतु यह लोकसभा का अधिकार है कि वे इन सुझावों को माने या न माने। अर्थात देखिए एक तरफ तो कहा गया है कि लोकसभा को अधिकार है धन विधेयक के संदर्भ में, वहीं कहा गया कि राज्यसभा अगर चाहे तो धन विधेयक के संबंध में संशोधन तो प्रस्तुत कर सकती है, सुझाव प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन लोकसभा का ये अधिकार है वो माने या ना माने। फोर्थ है, लोकसभा मंत्री परिषद को भी नियंत्रित करती है, सिर्फ वही प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा का बहुमत हासिल हो। अर्थात लोकसभा जो है वो मंत्री परिषद को उस तरह से नियंत्रित करती है कि कोई भी मंत्री अगर बनता है तो उसके लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, जिसके लिए उसे लोकसभा की बहुमत मिलनी जरूरी है। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा से किस तरह से अधिक शक्तिशाली है ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। 9 में पूछा गया था, क्या प्रश्न था हमारा 9 में देख लेते एक बार। हाँ, आपके विचार से भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद उसे पद से होने के बाद उसे संसद के अलग अलग सदनों के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा कर ही हटाया जा सकता है। अर्थात जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्त होने की प्रक्रिया भी कठिन है, ठीक है, और जो न्यायाधीश है उसको हटाना भी है तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से एक अविश्वास प्रस्ताव पारित, ठीक है, जिसे आप कहते हैं महाभियोग, ये आपको पारित करवाना पड़ता है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका द्वारा दिए गए कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वे ऐसे कानून को अमान्य कर सकती है। अर्थात कोई भी कानून जो विधायिका है लागू करती है और न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि ये क्या है, संविधान के खिलाफ है, तो उस ऐसे कानून को क्या कर देगी, अमान्य कर देगी, उसे लागू होने नहीं देगी। थर्ड है, इसी तरह से जब उसके सामने कानूनी या कार्यपालिका की कार्यवाही की चुनौती मिलती है तो वो उसे संवैधानिक वैधता तय करते हैं। अर्थात जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका के संबंध में कोई कानून है, कोई चुनौती है, कोई कार्यवाही है, अगर वो न्यायपालिका को लगता है कि ये सही नहीं है तो उसे भी खत्म कर देती है, अगर सही है तो उसे मान्यता प्रदान कर देती है।
फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। अर्थात जो अदालतें होती हैं, जो कोर्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई भी अपनी किसी भी पावर का अगर अननेसेसरी यूज करता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, ये क्या करती हैं, उसे हस्तक्षेप करती हैं उसको स्टॉप करने में। फिफ्थ है, वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण करने से रोकते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उन्हें किसी भी भ्रष्टाचार में फंसने से रोकती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया न्यायपालिका स्वतंत्र किस तरह से है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 10 में भी आपके दो प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा में है, भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्तियों की आपको चर्चा करनी है। निर्धनता की प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, चलिए समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लिखेंगे सबसे पहले, तो पहला प्रश्न क्या है, भारत में निर्धनता में अंतर राज्य आय समानताओं का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो विवरण कैसे प्रस्तुत करेंगे देखते हैं। तो प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2011 से 2012 में भारत में निर्धनता का अनुपात था 22%, जिसमें बिहार और उड़ीसा इसमें 33.7, ठीक है, बिहार में 33.7, ओडिशा में 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। फोर्थ है कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है, यानी कि वहां पर जो है ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गांव में तो लोग निर्धन है ही, साथ ही साथ जो नगरीय क्षेत्र है वहां पर भी लोग अधिक निर्धन है। पंजाब हो गया, हरियाणा, ऐसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा में क्या है कि खेती अधिक मात्रा में व्यक्ति कर सकता है, तो वो अपनी जो निर्धनता है उसे सिंपल वे में आसानी से कम भी कर सकता है। ठीक है, तो इसी में अथवा में दिया है प्रश्न, भारत में 1973 से निर्धनता की जो प्रवृत्तियां हैं इसकी आपको चर्चा करनी है। तो चलिए भाई देखते हैं चर्चा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अथवा में एक पॉइंट लिखेंगे, भारत में निर्धनता का अनुपात वर्ष 1993 से 1994 में लगभग 45% था, लेकिन 2004 से 2005 में ये बढ़कर कितना हो गया? 37.2 हो गया। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ ये रहा। उसके बाद लिखेंगे वर्ष 2011 से 2012 में निर्धनता रेखा के नीचे जो निर्धन लोग थे उनका अनुपात कितना हो गया? गिरकर 22% आ गया। यदि यही प्रवृत्ति चलती रही, यानी कि ये निर्धनता गिरने की जो प्रवृत्ति थी वो चलती रही, तो कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोग 22% से भी नीचे आ जाएंगे। यद्यपि निर्धनता रेखा यानी कि निर्धनती जो रेखा है वो नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशक 73 से 93 निर्धन लोगों की संख्या में वर्ष 2004 से 5 में 407 मिलियन गिर के कितनी आ गई है? 270 मिलियन। 2011-12 में इसमें औसतन गिरावट 2.2% थी, लेकिन 2004-5 में 2011-12 से ये बीच में कितनी थी? 2.2%। तो ये प्रश्न जो है वो काफी आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न था ये वाला। ठीक है, तो इसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो है आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है अब। ठीक है, स्रोत आधारित प्रश्न है 4 मार्क्स के, और देख सकते हैं ये है आपका प्रश्न, यहां से दिया गया है। उदारवादी लोकतंत्रवादियों से किस प्रकार भिन्न थे? रेडिकल समूह के राजनीतिक विचार क्या थे? रूढ़िवादी किस प्रकार रेडिकल समूह और उदारवादियों के खिलाफ थे? तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं आपके। तो देखिए पहले का आंसर ये है, उदारवादी समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित था। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े उम्मीदवारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकार के हमेशा ये खिलाफ रहते थे। तो ये रेडिकल समूह के विचार थे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, रूढ़िवादी किस प्रकार रेडिकल समूह और उदारवादियों के खिलाफ थे? चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे।
तो देखिए रूढ़िवादी तबका जो था वो रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। कैसे? फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी कि 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन जैसे जैसे 19वीं सदी आती गई वे ये मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन होने जरूरी हैं, लेकिन ये चाहते थे कि अतीत का जो भी परिवर्तन हो उसमें अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया काफी धीमी रहे। ठीक है, तो ये आपका सॉस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो 12 क्वेश्चन हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं ये आपका। अब इसी से आधारित देखिए प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है उपरोक्त अनुच्छेदों में किस प्रकार की वनस्पति के बारे में चर्चा की गई है। सेकंड है वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती जो वन है इनमें कौन कौन से अंतर होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ये कौन से वन होते हैं, उष्ण पर्णपाती वन। सेकंड आर्द्र पर्णपाती वन क्या होते हैं, ये देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालयों के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, शुष्क छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले ढाल क्षेत्रों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में ये पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन था आर्द्र पर्णपाती वन क्या होते हैं, शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि इसने आपको क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक सेकंड पहले आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो वन थे, कौन से वन यहाँ पे जो बताए गए ये कहाँ पाए जाते हैं वो तो हमने देख लिया। अब है अंतर, तो अंतर आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो फर्स्ट लिखेंगे और ये जो है आर्द्र पर्णपाती वन ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। ठीक है, और शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। सेकंड है सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है, जैसे कि बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली यहाँ पर प्रजातियां हैं। इसमें प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष ही मात्र यही 4-5 जो वृक्ष हैं वो शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत उगाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये वाला प्रश्न। अब देखिए, अब चलते हैं हम आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। तो मैप बेस्ड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका सेक्शन ई है। यहाँ पे एक जो है एक जो मित्र राष्ट्र है ये दर्शाया गया है। तो मित्र राष्ट्र में अगर यहाँ पे देखें हम ये ए वाला जो पार्ट है, ए वाले मित्र राष्ट्र कौन सा है, ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं आगे दिया हुआ है। अब आगे जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पे आपको दो दर्शाए गए हैं, दोनों के ही आपको समझाना है। एक वुलर झील या फिर सांबल झील और एक आपको पुलिकट झील दर्शानी है। तो ये कहाँ कहाँ पे है देख लीजिए, इस मैप के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे है ये आपको समझाना है। तो मैप में देखें तो आपकी वुलर झील है यहाँ पर, और सांबल झील है राजस्थान में, और पुलिकट झील है चेन्नई के आसपास, और ये क्या है आपका जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये है आपका लद्दाख और ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे वुलर झील, सांबल झील और पुलिकट झील। और बाकी जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए भी वही नाम है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पुलिकट झील कहाँ पे पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। चलिए, तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आई होप कि आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।